क्या अच्छे दिन लाने का वायदा करने वाली भाजपा के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? क्या बिहार की हार ही लगाएगी यूपी में मोदी योगी की डबल इंजन सरकार पर ब्रेक? या फिर बिहार की हार से यूपी के वोटर्स का मन पढ़ने में कामयाब होगी बीजेपी? नमस्कार, मैं हूं दीपक वर्मा। आप देख रहे हैं तरुण मित्र का खास शो सियासी हलचल, जिसमें हम बात करेंगे बांकीपुर में बीजेपी की हार से यूपी में मचे सियासी घमासान की। दरअसल राजनीति में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है। किसी दूसरे राज्य का चुनावी परिणाम भी दूसरे स्टेट को बहुत हद तक प्रभावित करता है। उस हार जीत के पीछे अपने मायने होते हैं, खास संदेश होते हैं, और उसी के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज अपने आगे की स्ट्रेटजी बनाती है। और जब हार अपने सबसे मजबूत गढ़ में हो, तब सियासी चर्चाएं और सवाल ज्यादा जोर पकड़ते हैं। जैसे कि बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद अब चर्चाएं हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी नए सियासी समीकरण बन सकते हैं, और क्या इसका असर ब्राह्मण वोट बैंक पर भी पड़ेगा। तो वहीं सवाल ये भी है कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने अचानक ब्राह्मणों पर अपना फोकस क्यों बढ़ाया है, और जनेश्वर मिश्र जयंती पर आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन के क्या राजनीतिक मायने हैं। आइए इन मुद्दों को विस्तार से समझते हैं। तो बिहार के बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम आने के बाद सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में भी इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि जिस सीट को लंबे समय तक बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां प्रशांत किशोर की जीत ने बड़ा सियासी संदेश दिया है। चुनावी परिणामों के बाद सामने आए कई पॉलिटिकल एनालिसिस का यह दावा है कि बीजेपी के कोर वोट बैंक माने जाने वाले सवर्ण वोटर्स, ब्राह्मण, भूमिहर, ठाकुर, कायस्थ और बनिया समुदाय के एक हिस्से ने पार्टी से दूरी बना ली है। अगर यह ट्रेंड आगे बढ़ता है तो इसका असर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी दिखाई दे सकता है, जहां 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी वजह से सवाल उठने लगा है कि क्या बांकीपुर का राजनीतिक संदेश यूपी तक पहुंच चुका है, और क्या विपक्ष इसी आधार पर नया चुनावी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बांकीपुर के नतीजों के कुछ ही दिनों बाद बुधवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज की मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। अब तक अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन इस सम्मेलन में उन्होंने पीडीए की नई व्याख्या करते हुए कहा कि पी का मतलब पंडित भी है। उन्होंने यह भी कहा कि ब्राह्मण समाज भी खुद को पीड़ित महसूस कर रहा है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब अपने परमानेंट वोट बैंक के साथ साथ सवर्ण समाज, खासकर ब्राह्मणों के बीच भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे में यह सम्मेलन सपा की 2027 की चुनावी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। और इसी कड़ी में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी के चुनावी अभियान का शंखनाद करते हुए एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। अखिलेश यादव ने राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल माने जाने वाली अयोध्या सीट से पूर्व मंत्री तेज नारायण उर्फ पवन पांडे को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पिछले दिनों राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला उठाने को लेकर लगातार सुर्खियों में रहे पवन पांडे अयोध्या में सपा के सबसे चर्चित चेहरों में से एक हैं। छात्र राजनीति से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने वाले पवन पांडे पिछले करीब 3 दशकों से सपा का सक्रिय और प्रभावशाली नाम है। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ये फैसला आगामी यूपी चुनाव में बड़े पैमाने सेट करने वाला है, क्योंकि ये जगजाहिर है कि उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से ब्राह्मण समेत अधिकांश सवर्ण समुदाय बीजेपी के सबसे मजबूत समर्थक रहे हैं। कई राजनीतिक विवादों और एनकाउंटर जैसे मुद्दों के बावजूद ये वोट बैंक बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ बना रहा है। लेकिन बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद बनी राजनीतिक परिस्थितियों और बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों ने विपक्ष को यह भरोसा दिया है कि सवर्ण समाज के एक हिस्से में भी पहुंच बनाई जा सकती है। तो शायद इसी के रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी लगातार ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करती दिख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी अपने परंपरागत सवर्ण वोट बैंक को पूरी तरह अपने साथ बनाए रख पाएगी, या फिर विपक्ष 2027 के चुनाव से पहले नया सामाजिक और राजनीतिक समीकरण खड़ा करने में सफल होगा। आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा फोकस इसी सवाल पर रहने वाला है, जिसकी तस्वीरें भी समय समय पर सूबे में देखने को मिलती रहेंगी, जिनकी अपडेट्स हम आपको आने वाली वीडियोज़ में देते रहेंगे। फिलहाल आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।